everyone, a very warm welcome to my channel again. This is Gunjan Singh, your personal mentor to always guide you and support you in your class 6th. Okay, so my dear class 6 students, today we are going to study what are the sources of history. And मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इस चैप्टर का जो पिछले टॉपिक्स हैं मैं वो आपको ऑलरेडी कवर अप करा चुकी हूँ मेरी प्रीवियस वीडियो में. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज मेक श्योर कि आप वो पहले वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो पे आप आइए. ओके, क्योंकि आपको चैप्टर की स्टार्टिंग ही समझ में नहीं आएगी. सो यू गाइस, आप चैप्टर को पूरी तरीके से समझने में कैपेबल नहीं हो पाओगे. आई होप यू गेट इट. सो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री? लेट्स एक्सप्लोर. कैन यू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन? बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, सोर्सेज का मतलब मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री का मतलब क्या होता है. अ प्लेस, पर्सन, टेक्स्ट और एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच वी गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट सम पास्ट इवेंट और पीरियड. सोर्सेज क्या होता है? किसी भी जगह, इंसान, टेक्स्ट से अगर हमें कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम इकट्ठी करते हैं हमारे पास्ट के बारे में, तो वो हमारा जो जगह, इंसान या कोई टेक्स्ट होता है तो वो क्या बन जाता है? सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. सोर्सेज इज जस्ट लाइक अ एविडेंस, बट इन हिस्ट्री वी यूज द वर्ड सोर्सेज, ओके, इंस्टेड ऑफ एविडेंस. सो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, जिस एक्टिविटी में आपको बताया जा रहा है कि आपको अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पैटर्नल और मैटरनल, फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स पैटर्नल, फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स मैटरनल के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है. पैटर्नल का मतलब होता है रिलेटेड टू फादर एंड मैटरनल का मतलब होता है रिलेटेड टू योर मदर. ओके, सो आपको इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है और इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद उनके नाम पता करने हैं, ऑक्यूपेशन पता करनी है, प्लेस ऑफ बर्थ पता करना है, और आपने वो इंफॉर्मेशन जो भी इकट्ठी करी है वो कहाँ से इकट्ठी करी है वो आपको इन ब्लैंक्स में नोट डाउन करना है. डन. हाउ डिड यू फाइंड डिटेल्स अबाउट योर फैमिलीज पास्ट? और आपको ये भी लिखना है आपको ये भी ढूंढना है, ये भी बताना है कि जो आपकी फैमिलीज के जो ये मेंबर्स हैं वो तो अब रहे नहीं. ओके, तो आपने उनके पास्ट के बारे में किस किस सोर्सेज से मदद ली, ठीक है, या किस किस एविडेंस को आपने सामने रखा जब आप इन सब की इंफॉर्मेशन को ढूंढ रहे थे. जाहिर सी बात है, फोटोग्राफ्स देखी होंगी, डायरीज देखी होंगी, आईडी कार्ड्स देखे होंगे, मेमोरीज जो आपके पेरेंट्स को, आपके रिलेटिव्स को, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में पता है, आपने उन लोगों से पूछताछ करी होगी. ओके, आई होप यू विल गेट इट. थिंक अबाउट इट. क्या आपने कभी भी अपने घर के आसपास पुराने सिक्के देखे हैं, बुक्स देखी हैं, कपड़े देखे हैं, ज्वेलरी, बर्तन, ये सब कुछ देखा है? आपको इन सब से क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? ओके, एवरी ऑब्जेक्ट और स्ट्रक्चर टेल्स अ स्टोरी एंड इज लाइक अ पीस इन अ जिगसॉ पजल. कोई भी ऑब्जेक्ट और कोई भी स्ट्रक्चर होता है, अगर वो हमें स्टोरी बता रहा होता है तो वो एक तरीके की पजल बन जाती है. डन. The objects that you see around your house convey something of the history of your family. आप जो भी ऑब्जेक्ट्स अपने घर के आसपास देख रहे होंगे वो आपको एक मैसेज दे रहा होगा आपकी हिस्ट्री के बारे में, ठीक है. Similarly, we can put together historical events through a variety of sources, but keep in mind that in the case of history, quite a few pieces of the puzzle may remain missing. Observe the figure at the bottom of the page. It brings together the main sources of history. You do not need to remember them all now. तो आपको बेसिकली एक फ्लो चार्ट टाइप का कुछ दे रखा है और इस फ्लो चार्ट से आपको समझ में आएगा कि बेसिकली कौन कौन से सोर्सेज होते हैं हमारी हिस्ट्री के, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट, हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट यूज करते हैं अपनी हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए. डन. सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री. सबसे पहला सोर्स होता है आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, फिर उसके बाद ओरल सोर्सेज, फिर उसके बाद लिटरेरी सोर्सेज, देन यू हैव आर्टिस्टिक सोर्सेज. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के पास होते हैं इंस्क्रिप्शन, स्ट्रक्चर्स, एग्जैक्वेशंस. इंस्क्रिप्शन में आपकी आती है मैन्युस्क्रिप्ट, कॉपर प्लेट्स, कॉइन्स. स्ट्रक्चर्स में आपके आ जाते हैं मॉन्यूमेंट्स, माउंट्स. एग्जैक्वेशंस में आपके आ जाते हैं ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट रिमेन्स, टूल्स एंड वेपन्स, फिगराइंस एंड ऑर्नामेंट्स, पोएट्री एंड पॉटरी एंड टॉयज,
हैबिटेशियस एंड बैरियल्स। और ओरल रिसोर्सेज में आपके आ जाते हैं जियोलॉजिकल एंड फोकलोर। इसके बाद आर्टिस्टिक सोर्सेज के पास आपके पास आ जाते हैं पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, पैनल्स। देन यू हैव लिटरेरी सोर्सेज व्हिच हैव टू टाइप्स, इंडियन लिटरेरी, और इंडियन लिटरेरी में आपके आ जाते हैं वेद्स एंड इतिहास, पोएम्स एंड प्लेस, हिस्टोरिकल टेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल टेक्स्ट। एंड फॉरेन अकाउंट्स में आपके आ जाते हैं ट्रैवलॉग्स, हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स। डन। तो आपको ये सब सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है कि हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं, ओरल सोर्सेज होते हैं, आर्टिस्टिक सोर्सेज होते हैं और लिटरेरी सोर्सेज होते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आपके आ जाते हैं इंस्क्रिप्शन, स्ट्रक्चर्स, एग्जैक्टिवेशंस एंड हैबिटेज। दैट्स ऑल। थ्री टाइप्स होते हैं आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के, इंस्क्रिप्शन, स्ट्रक्चर्स एंड एग्जैक्टिवेशंस। ओरल सोर्सेज में आपके दो टाइप के होते हैं, जोनोलॉजिकल एंड फोकलोर। देन आर्टिस्टिक सोर्सेज में आपके पास आ जाते हैं एग्जांपल में पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, पैनल्स। लिटरेरी सोर्सेज में आपके पास होते हैं इंडियन लिटरेचर और फॉरेन अकाउंट्स। डन। और इंस्क्रिप्शन में डिटेल में आपको एज एग्जांपल समझाया गया है कि मैन्युस्क्रिप्ट होती है, कॉपर प्लेट्स होते हैं, कॉइन्स होते हैं एंड सो ऑन। ओके, सो these are your archaeological sources, oral sources, Indian literature, foreign accounts and artistic sources. These all are your sources of history कि किस sources से आखिर हमें हमारी हिस्ट्री के बारे में पता चला। ओके, सारे आपको अभी याद करने की जरूरत नहीं है, ये इट जस्ट फॉर योर नॉलेज। हिस्टोरियन का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु स्टडीज एंड राइट्स अबाउट द पास्ट। हिस्टोरियन का मतलब होता है वो इंसान जो हमारे पास्ट के बारे में पढ़ता हो और लिखता हो। ओके, वी विल यूज सम ऑफ देम एज वी अलोंग। व्हेन हिस्टोरियंस study say a king or queen of 1500 years ago, an ancient monument, a war or some items trade, they take great care to gather information from as many sources as they can find and consult. Sometimes the sources confirms each other, the jigsaw piece match. At other times, sources may give contradictory information. The jigsaw pieces don't match, in which case they need to decide which sources they can trust more. That is how they try to recreate the history of the period they are studying. So इसमें आपको बेसिकली हिस्टोरियंस के बारे में बताया जा रहा है कि अगर वो किसी चीज को फाइंड आउट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी किसी ना किसी पजल का सामना करना पड़ता है। ओके, फिर उसके बाद उनको डिसाइड करना पड़ता है। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने कोई चीज ढूंढ ली और वो मिसमैच करती है उनकी इन्फॉर्मेशन से, तो उनको जरूरत पड़ती है डिसाइड करने की कि कौन से सोर्सेज पे ज्यादा ट्रस्ट करें। ठीक है, आपको एक सोर्सेज पे ही डिपेंड रहना है। ठीक है, कि आपका जो सोर्सेज है वो आपकी हिस्ट्री के बारे में 100% इन्फॉर्मेशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है, you will decide your sources, you will decide yourself from your sources that you will find from the past years. Okay, so who contributes to all these sources of history? आखिरकार इतने sources जो हैं हिस्ट्री के, उनमें कंट्रीब्यूशन किसका है? आखिरकार किसी ना किसी ने तो ढूंढे होंगे ये। ओके, सो historians themselves, but also archaeologists, epigraphists who study ancient inscriptions, जो कि inscription को पढ़ते हैं, anthropologists and experts in literature and languages and some more। ये जो है मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपने प्रीवियस वीडियो में। In addition, in the last 50 years for so, scientific studies have been contributing more and more to the reconstruction of the past. For example, studies of an ancient climates, chemical studies of exacerbated materials and studies of the genetics of an ancient people have provided fresh insights which supplement the more usual sources. So what do you mean by genetics? The branch of biology that studies how in plants, animals or humans certain features and characteristics get passed down from one generation to the next. Genetics का मतलब होता है ये एक ब्रांच है, किसकी? बायोलॉजी की ब्रांच है जो हमें
पढ़ाती है किसके बारे में, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में और ह्यूमंस के बारे में, कि कैसे एक के बाद एक जनरेशन में क्रॉसिंग चलती रहती है, ठीक है। And when historians study recent history, which usually means the last 2 or 3 centuries, another sources is newspapers for the last few decades, electronic media, television and internet, etc. can also be consulted. So जो भी इंफॉर्मेशन है पिछले कुछ सालों में वो हमें किसने दी है, टेलीविजन ने दी है, इंटरनेट ने दी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया फॉर एग्जांपल टेलीविजन एंड इंटरनेट, और कहीं भी बहुत सारे जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती रही है, किसके बारे में, हमारी हिस्ट्री के बारे में। ओके, द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, आखिरकार जो हमारे इंसान है उनकी शुरुआत कैसे हुई, अब हम वो देखेंगे, ठीक है। प्यारा सा क्यूट सा इंसान है ये, मैंने बनाया है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मॉडर्न ह्यूमंस, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस have walked the plant for about 3 lakh years. This appears to be a very long time, yet it is only a tiny fraction of the Earth's history. Let us have a quick look at our early history. So, जो modern humans हैं, उन्होंने इस planet में आना कम से कम 3 lakh years पहले शुरू करा था। ओके, अर्ली ह्यूमंस, ये देखो, ये ह्यूमंस की आपको पिक्चर दिखाई जा रही है, तो ये हमारे कुछ ह्यूमंस हैं जो 3 लाख पहले अपीयर हुए थे हमारे इस प्लैनेट में सबसे पहले। Early humans faced many challenges from nature and lived in branches or groups to help each other. जो पहले के ह्यूमंस थे हमारे, उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करा नेचर से, क्योंकि पहली पहली बार अगर हम किसी भी जगह पे जाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि उस जगह पे आगे क्या होने वाला है, तो ये उनके लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था उनके लिए कि उनको नेचर को भी देखना है और उनको अपने खान पान का भी ध्यान रखना है, और उन्होंने ग्रुप्स बनाए फिर, और ग्रुप्स में एक दूसरे की मदद करी। दे वर कॉन्स्टेंटली सीकिंग शेल्टर एंड फूड एंड वर मेनली हंटर्स एंड गैदरर्स। दिस मीन्स दैट दे रिलाइड ऑन हंटिंग एंड कलेक्टिंग एडिबल प्लांट्स एंड फ्रूट्स फॉर their सर्वाइवल। क्या बताया जा रहा है कि वो हंटिंग में ज्यादा डिपेंड रहते थे जीने के लिए। Our early ancestors also had certain beliefs that the natural elements and possibly also some notions of alter life. Alter life मतलब a life that begins after death. जो हमारे ancestors हैं, ancestors मतलब जो हमारे पूर्वज हैं, उनका ये मानना था कि जो natural elements हैं वो भी कहीं ना कहीं उनको मिले हैं आफ्टर लाइफ के बारे में, a life that begins after death. Okay. These groups lived in temporary camps, rock shelters, or caves and communicated with each other using languages that are now lost. So, उनके जो ग्रुप्स थे वो टेम्पररी कैंप्स में रहते थे, शेल्टर्स में रहते थे और गुफाओं में रहते थे, और उनकी जो लैंग्वेज है कहीं ना कहीं वो अब खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो हमें नहीं पता कि वो कौन सी लैंग्वेज में बात करते थे। They used fire and started making objects that made their lives easier. उन्होंने क्या करा, आग जलानी शुरू करी और ऑब्जेक्ट्स बनाने शुरू करे, और इससे उनकी लाइफ क्या हो गई, आसान हो गई। लाइक इम्प्रूव्ड स्टोन्स एक्सेस, उन्होंने पत्थर से कुल्हाड़ी बनाई, ब्लेड्स बनाए, एरोहेड्स बनाए, अदर टूल्स, बहुत सारे टूल्स भी बनाए। एस्पेक्ट्स ऑफ देयर लाइफ आर विजिबल इन रॉक पेंटिंग फाउंड इन हंड्रेड्स ऑफ केव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो आपको क्या बताया जा रहा है सेंटेंस से, इनकी जो लाइफ है वो रॉक पेंटिंग में हमें दर्शाई गई है। 100 ऑफ केव्स जो कि पूरे वर्ल्ड में इस समय है। सम ऑफ दिस पेंटिंग depict simple figures or a few symbols, other are more detailed and represent scenes with animals or humans. जो हमारी पेंटिंग्स हैं वो डिपिक्ट कर रही हैं कुछ सिंपल सी फिगर को, जैसे सिंबल लाइक रिप्रेजेंट कर रहा है एनिमल्स और ह्यूमन के सीन्स को। इन टाइम these early humans learned to make simple ornaments such as stone or shell beads, pendants made of animal teeth, and sometimes exchanged them with other groups. Okay, so क्या बताया जा रहा है कि जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने सिंपल ऑर्नामेंट्स बनाने शुरू करे, जैसे स्टोन और शेल बीड्स बनाने शुरू करे, ठीक है, पेंडेंट बनाने शुरू करे, जो कि किससे बनते थे,
एनिमल्स के टीथ से बनते थे। समझ रहे हो वो लोग कितने अच्छे थे, ठीक है, और कितनी नॉलेज थी उन्हें उन सब इन सब चीजों के बारे में। The first crop. Over long ages, the Earth's climate has gone through many changes. At certain times, it was very cold and much of the Earth was covered with ice. This is called an ice age, as we will learn in greater detail in science. ओके, सो आपको बताया जा रहा है कई साल पहले क्या होता था, जो अर्थ का क्लाइमेट है वो चेंज होता रहता था, ठीक है। कभी कभी क्या होता था, बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाती थी और जो अर्थ है वो किससे कवर हो जाती थी, पूरी की पूरी बर्फ से, और जिसको हम बोल देते थे आइस एज। एज यू विल लर्न इन ग्रेटर डिटेल इन साइंस, और इसको तुम पढ़ोगे जब बड़े हो जाओगे, ठीक है, साइंस में पढ़ोगे आप इसे। लेटर व्हेन द क्लाइमेट वार्म्ड अप, और उसके बाद जब क्लाइमेट वार्म हो जाता था, आइस पार्टली मेल्टेड, और जो आइस जो थी वो पार्ट्स में मेल्ट हो जाती थी, एंड द रिजल्टिंग वाटर स्वेल्ड द एक्जिस्टिंग रिवर्स एंड इवेंचुअली ड्रेन्ड इनटू द ओशन। और उसके बाद जो उसका मेल्टेड वाटर जो होता था, वो वाटर कहाँ चला जाता था, रिवर्स में चला जाता था, और ड्रेन्स में चला जाता था। किसके ड्रेन्स में, ओशंस के ड्रेन्स में। द लास्ट आइस एज लास्टेड फ्रॉम 1 lakh years ago to around 12,000 years ago। तो जो लास्ट हमारी आइस एज थी वो कब देखी गई है, 1 लाख ईयर्स, मतलब 1 लाख साल पहले और 12,000 साल पहले के आसपास। आफ्टरवर्ड्स लिविंग कंडीशन इम्प्रूव फॉर ह्यूमंस इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन एंड कल्टिवेटिंग सीरियल्स एंड ग्रेन्स। अब क्या होता है कि बहुत साल बीत जाने के बाद जो अर्ली ह्यूमंस हैं वो सेटल डाउन होते हैं और अपने सीरियल्स और ग्रेन्स को कल्टीवेट करना शुरू कर देते हैं। दे आल्सो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स सच एज कैटल, गॉट्स एटसेट्रा, और वो अब जानवर को पालना भी शुरू कर देते हैं। ओके, विद मोर फूड अवेलेबल, these communities grew in size and number and often settled down near rivers। तो जब क्या बताया जा रहा है कि जब फूड उनको मिलने लगा और कम्युनिटीज बड़े साइज में डिवाइड होने लगी, तो उन्होंने रिवर के पास जाकर अपना settle down कर लिया। This was not only because of the availability of water, but also because the soil would be more fertile there. It made the process of growing crops easier। ये सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि उनको पानी मिल रहा था, ये इसलिए भी था क्योंकि जो सॉइल थी वो बहुत ज्यादा उपजाऊ हो गई थी, फर्टाइल हो गई थी, और इसने जो हमारी जो क्रॉप्स थी उसको और इजियर बना दिया ग्रो करने में। किसने, फर्टाइल सॉइल ने। हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि जब हमारी जो सॉइल होती है वो ज्यादा फर्टाइल होती है, ज्यादा उपजाऊ होती है, तो उसमें हमारी क्रॉप जो है वो अच्छे से ग्रो हो जाती है। तो यहाँ पे भी एक बड़ी अच्छी से आपको पिक्चर शो हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, क्रॉप्स लगा रहे हैं। यहाँ पे इन लोगों ने एनिमल्स को शुरू कर दिया डोमेस्टिकेट करना, यहाँ पे खाना बन रहा है, ठीक है। ओके, as communities grew, so did their social complexity। Leaders or chief chieftains were responsible for the well-being of the people, and everyone collectively worked towards the community's welfare। तो अब धीरे धीरे क्या होता है, समय पास होता है और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको समझ में आ जाती है, और वो लोग एक साथ इकट्ठा काम करना शुरू कर देते हैं वेलफेयर के लिए। वेलफेयर मतलब हेल्थ, प्रोस्पेरिटी एंड वेलबींग, मतलब वो हेल्दी रहें, उनमें प्रोस्पेरिटी आए और सब लोग अच्छे से हेल्दी रह पाए। फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज नो सेंस ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप। दिस लैंड वर कलेक्टिवली सोल्ड एंड हार्वेस्टेड। वहां पे इंडिविजुअली ओनरशिप नहीं थी, मतलब हर एक किसी एक का ही किसी चीज पे हक नहीं था, ठीक है। जैसे आज आपने घर बनाया और आज सिर्फ उस घर पे आपका हक है कि नहीं, ये घर मैंने बनाया है तो ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरा है। पहले जो हमारे अर्ली ह्यूमंस थे उनके बीच ऐसा कुछ नहीं था, सब लोग साथ मिलकर काम करते थे। At, as time went by, hamlets grew into sizable villages that exchanged goods, mostly food, clothing, and tools. Slowly, networks of communication and exchange were established among those villages, and some of them grew into small towns। क्या बताया जा रहा है, आपको पहले मैं hamlets का मतलब समझा देती हूँ। A small settlements और small village, मतलब एक छोटे से गांव को हम क्या बोल देते हैं, hamlets बोल देते हैं। देखो, अब पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे, तो उनको विलेजेस में जाना होगा, ठीक है, और गुड्स को एक्सचेंज करना होगा, सामान को एक्सचेंज करना होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या चेंज करना होगा,
फूड को चेंज करना होगा, क्लोथ्स को, टूल्स को, और जो नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन है वो भी एक्सचेंज करने पड़ेंगे। किसके अंदर? विलेज के अंदर। धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, सब कुछ चेंज कर लिया। Okay, for example, pottery for making pots and other clay objects and the use of metal, copper, first iron later. सबसे पहले कौन सा मेटल यूज हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट, कॉपर। उसके बाद आयरन, which help make durable tools, objects of daily use and ornaments. सबसे पहले उन्होंने पॉटरी का इस्तेमाल करा, नहीं सबसे पहले हाँ पॉटरी का इस्तेमाल करा पॉट्स को बनाने के लिए। उसके बाद क्ले ऑब्जेक्ट्स का उन्होंने यूज करा। फिर सबसे पहला मेटल उन्होंने यूज करा कॉपर। उसके बाद यूज करा आयरन। ज्यादा से ज्यादा उनको यूजेबल ड्यूरेबल टूल्स और ऑब्जेक्ट्स जो उनके डेली यूज में काम आ सके। We will see in chapter 6 how the stage prepared for the emergence of what is called civilization. हम चैप्टर 6 में देखेंगे कि कैसे ये जो स्टेज है वो प्रिपेयर करती है एक एमरजेंस को, जिसको हम कह देते हैं सिविलाइजेशन। For now, it is important to remember that this early progress of humanity had faced many challenges. अभी के लिए हमें ये समझना जरूरी है और ये याद रखना जरूरी है कि जो हमारी अर्ली प्रोग्रेस हुई ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की, उसने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करा। At some critical times, humanity could have almost disappeared, as some earliest species did. और आज के समय इंसानियत जो है वो गायब सी हो गई है, ठीक है, और वैसी नहीं है जैसे हमारे अर्ली ह्यूमंस रहा करते थे, ठीक है। वी विल नेवर नो दोस अर्ली ह्यूमंस ऑफ टू दोस करेज एंड परसिस्टेंस वी ओन आवर एग्जिस्टेंस टुडे। हमें ये कभी नहीं पता कि जो हमारे अर्ली ह्यूमंस है उनका जो करेज और उनकी जो परसिस्टेंस, कॉन्टिन्यूटी, कंसिस्टेंसी है, परसिस्टेंस है, जो हमारे आज को देखती है। क्या समझे? जो हमारे अर्ली ह्यूमंस ने हमारे लिए स्टार्ट उन्होंने करा, पर काम किसे आ रहा है? आज हमें काम आ रहा है। ओके, तो हमें अपने अर्ली ह्यूमंस को याद रखना चाहिए, उनके करेज को कभी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। उन्होंने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे, हमें ये हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए। बिफोर वी मूव ऑन, वी हैव एक्सप्लोर्ड सम वेज टू लर्न अबाउट आवर पास्ट। द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइमलाइन हेल्प अस अंडरस्टैंड द सीक्वेंस ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स एट डिफरेंट टाइम्स। हमने क्या एक्सप्लोर करा? हमने टाइमलाइन को एक्सप्लोर करा। हमने ये जाना कि जो हमारी टाइमलाइन है वो हमें किस तरह हिस्टोरिकल इवेंट्स को अलग अलग टाइम्स में, अलग अलग सीक्वेंस में शो करती है, हमें समझाती है कि हमारा जीसस क्राइस्ट का बर्थ कब हुआ, ओके, हमारे अर्ली ह्यूमंस कब आए, टूल्स कब बनने लगे, ठीक है, कौन कौन से सोर्सेस किस वक्त किस टाइम में हमारे जो सोर्सेस हैं वो हमें काम आए। सो एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन द टाइमलाइन। विदाउट टाइमलाइन हमें आज कुछ नहीं पता लग पाता कि हमारे एग्जैक्ट जो टाइमिंग है हर एक चीज की जो हमारे पास्ट में हो चुकी है वो इस टाइम पे हुई है। ओके, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ मेजरिंग टाइम, ईयर्स, डिकेड, सेंचुरीज, मिलेनियम्स। हमने देखा कि हम टाइम को अलग अलग तरीकों से मेजर कर सकते हैं, लाइक सालों में, और डिकेड्स में, सेंचुरीज में, मिलेनियम्स में, मिलेनियम्स में। Sources of history are many. They help us reconstruct and interpret historical events. We have also had a brief look into the lives of early humans and how human societies grew more complex in time. हमने ये भी देखा कि जो हमारे सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री हैं वो बहुत सारे हैं और वो हमें मदद करते हैं हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स को रिकंस्ट्रक्ट करने में, जानने में। वी हैव आल्सो हैड अ ब्रीफ लुक, और हमने ये भी देखा कि जो हमारे अर्ली ह्यूमंस हैं और उनकी जो सोसाइटीज हैं वो कैसे समय के साथ साथ इंक्रीज होती रही और ग्रो होती रही, बढ़ती रही, और कौन कौन से उन्होंने चैलेंजेस जो हैं वो फेस करें, ठीक है। So here this is all for today. Bye bye. Take care. Have a nice day and please make sure to subscribe my channel for more educational videos throughout the year for your better preparation. Okay.